जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक आपकी इस सीरीज़ की जो क्लास हो चुकी है 29 क्लास हो चुकी है। आज ये क्लास नंबर 30 है, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 6 से लेकर के 10th तक की जितनी भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों पार्ट को डिटेल में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं विद एमसीक्यूज़, ठीक है ना। और ये क्लासेस लगभग 55 के आसपास आपकी क्लास होने वाली है, जिसमें से 30 क्लास हो चुकी है। और आज के इस 13th नंबर के मीन्स की 30 नंबर के अपनी क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के नाम से। आपको 9th क्लास में ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको अगर ओवरऑल नाम दिया जाए तो सेल नाम से होता है, कोशिका नाम से। अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो आपको सेल के नाम से नहीं मिलेगा, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के नाम से मिलता है, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 पे मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितनी भी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है एक एक करके सबको देख डालिएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं आप एक्सप्लेनेशन पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। सारा डेटा लिखित में भी यहाँ रहेगा और मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए चैप्टर 5 पे ही दिया है आपको, किस नाम से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम समझते हैं सेल के बारे में, ठीक है ना। सेल क्या होता है, एक देखिए एनसीईआरटी में आपको ये दे रखा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर दे रखा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से इसी से क्या किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था या देखा गया था, ठीक है ना। सेल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूं, ठीक है ना। सेल क्या होता है, किसी भी ह्यूमन या जंतु या पेड़ पौधों का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो उतने ही सारे गुणधर्म दिखाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसा मेरा शरीर है, ठीक है ना, मेरी बॉडी का सेल क्या होगा, जो मेरी पूरे शरीर के, जैसे मान लो ये पूरी उंगली में अगर इतना सारा ब्लड ले लूँ या कोई भी चीज़ ले लूँ, जो गुणधर्म वो सारे दिखाएंगे, वही एकदम छोटे से छोटा भी अगर हम ले लेना तो उसके अंदर भी वो सारे गुणधर्म होने चाहिए। तो उसी को बोला जाता है क्या, सेल नाम दे दिया गया था, ठीक है ना। तो इसकी जो खोज करी थी वो किया था रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। तो उन्होंने, लेकिन एक चीज याद रखना, उन्होंने जो किया था वो मृत सेल का खोज किया था, ठीक है ना। तो ये कुछ विशेष चीजों पे यहाँ पे हमें चर्चा करनी होती है, तो आज के इस सब्जेक्ट में अपना उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे देखिए, जीवित प्राणियों, एक सेकेंड, हाँ पेन चल जा भाई, ठीक है। हाँ देखिए, जीवित प्राणियों की संरचना और कार्य का मूलभूत इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्राणी हैं, उनकी जो मूलभूत सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल नाम देते हैं। तो सेल समझ गया क्या बोलते हैं, कोशिका किसका नाम होता है, ये बात समझ में आ गई, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो जैसे हमारे शरीर का हो गया, ये नाखून हो गया या ब्लड का हो गया, हर किसी का सबसे छोटा, इवन की मान लीजिए जैसे प्याज हो गया, उसके सबसे छोटे पार्टिकल एक निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्याज का सेल है, प्याज की कोशिका है, ठीक है ना। अगर इसके डिस्कवरी से हम बात करते हैं सेल की, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किसने इसकी खोज करी थी। तो ये खोज करी थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, कई बार ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब कोशिका की खोज किसने करी थी और कब करी थी। तो आपको पता होना चाहिए 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है ना। कार्क की पतली परत में छोटे छोटे कक्ष देखे, जिन्हें उन्होंने सेल का नाम दे दिया था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतनी बात समझ में आ गया। एनसीईआरटी में आपको ना एक प्याज के छिलके की कोशिका का फोटोग्राफ दे रखा है, यहाँ पे देखिए। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है, जैसे ये केंद्रक हो गया, कोशिकाएं हो गई, ये तमाम चीजें सेल के अंदर भी पाई जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को कोशिका की संरचना बताऊंगा, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो हो सकता है आपको नए भी लगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी थी और क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्लाइडन और स्वान ने प्रस्तावित किया कि सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो स्लाइडन और स्वान ने इसके सिद्धांत को दिया था सेल थ्योरी का। और सेल थ्योरी कुछ नहीं कहता है, ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो किसी न किसी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हैं, उसी का नाम सेल है। यही सेल थ्योरी होती है। किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है ना।
तो पूछेगा अगर आपसे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लाइडन एंड सॉन के नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इस सेल थ्योरी में क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि सभी जीव कोशिकाएं जो मतलब सभी सजीव जो होते हैं किसी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, जो कि मूलभूत परतवर्ती कोशिका से ही उत्पन्न होती है। जो पुरानी कोशिकाएं उससे नई कोशिका बनती है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से यही बता देता हूँ, शायद वो कंटेंट में ना हो क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, अपर क्लासेस में है, तो समझा देता हूँ। कोशिका के अंदर मतलब ना सेल डिवीजन होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से क्या मतलब होता है, कोशिकाएं एक तो टूट करके नई कोशिका का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं सेल डिवीजन में, कोशिका टूट करके नई कोशिका, नए सेल का निर्माण करती हैं। अब ये क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है और सबसे कम किस अंग में होती है, ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कोशिका डिवीजन से फायदा क्या होता है। अब आप कहोगे कि सर कोशिका डिवाइड हो रही है तो उससे फायदा क्या होगा। कोशिका डिवीजन से ये फायदा होता है, अगर आपके शरीर में कोई भी क्षति हो गई है, कोई चोट लग गई है, कट फट गया है, तो कोशिकाएं डिवाइड करके वहां पे नई कोशिका की परत बना लेते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ चोट लग जाए ना, तो कोशिका सेल डिवीजन के माध्यम से यहाँ नई कोशिका ला देंगे और ब्लड को रोक देंगे, शरीर का घाव बनने से मतलब घाव को भरने का काम करती है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि जो ब्रेन वाला सिस्टम होता है, इसमें ना सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आप लोग देखते होंगे कि हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए, और आप लोग भी लगा करके चलाया करिए, बाइक स्कूटी जो भी चलाते हैं चलाती हैं। क्यों, क्योंकि जो सेल के अंदर होती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। और जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है और सर में अगर गहरी चोट लग गई अंदर की साइड, तो वो भर पाना मुश्किल हो जाता है, घाव को भर नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सेल्स आपस अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बना ही नहीं पाती हैं, तो इंसान का डेड होना मतलब मृत्यु तय हो जाती है। इसीलिए सर को ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है किसी भी कीमत पे। इवन आप देखोगे अपने सर का ये जो वाला पार्ट होता है ना, सबसे टाइट होता है, सबसे मजबूत भी होता है, कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा भी इसको रहे। बात समझ में आ रही है। और जो सेल डिवीजन होता है सबसे ज्यादा लीवर में होता है। जो लीवर होता है ना, उसका सेल डिवीजन इतना तेज है कि अगर कोई चाकू भी लीवर में मार दे ना, तो कुछ दिन के बाद सेल्स अपने आप रिकवर करके जो आपका लीवर है अपने आप घाव को भर लेगा, अगर आप उसको दवा भी नहीं करोगे तो, ठीक है ना। लेकिन चोट लगे तो ब्लड रोकने के लिए दवा तो करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई। सेल डिवीजन क्या होता है, शायद इसमें टॉपिक नहीं था, मुझे याद आ गया तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कोशिकाओं के प्रकार। यहाँ पे देखिए सारे एनसीईआरटी के फोटोग्राफ्स लगे हैं, किसकी किसकी कोशिकाएं देख लेते हैं। ये देखिए अंडाणु की कोशिका इस तरह से दिखती है, शुक्राणु की कोशिका इस तरह से पूंछ और टेल वाला दिखता है, और वसा की कोशिका इस तरीके से दिखती है। देखिए अस्थि कोशिकाएं ऐसी होती हैं, और क्या है, चिकनी पेशी कोशिकाएं ऐसी होती है, रुधिर कोशिकाएं देखिए इस तरीके से देखने को मिलती हैं। तंत्रिका कोशिका का देखिए यहाँ पे फोटो हट गया है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरह से तंत्रिका कोशिका होती है। इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको अभी। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाती दोबारा, उसमें सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का हो गया टॉपिक। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स। देखिए टाइप ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो मुख्यतः टाइप पूछे जाते हैं दो तरीके से, ठीक है ना। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही बात आपको याद होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल कौन है, आपको कई सारे उदाहरण दे देगा, बैक्टीरिया, फंगस, उसे में मानव बोल देगा, कुछ और बोल देगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो यूकैरियोटिक टाइप के कोशिका होते हैं। अच्छा, उससे पहले ये समझो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है। देखिए जो यूकैरियोटिक है उसको ना थोड़ा पॉजिटिव वे में समझो, वो अच्छा मान के चलो। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसके अंदर सुस्पष्ट मतलब अच्छे से विकसित नाभिक होता है, और जो परागम्य झिल्ली होती है इसके अंदर, सेल के बाहर बाहर ना ये जो पार्ट होता है परागम्य झिल्ली बोलते हैं उसको, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसका संरचना जब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है अच्छे तरीके से विकसित होती है। बात समझे, यूकैरियोटिक में सारी जो उसके अंदर की चीजें हैं, सब्सटेंसेस हैं, सब अच्छे से विकसित होते हैं। जैसे अच्छे तरीके से नाभिक विकसित होता है, परागम्य झिल्ली, लाइसोसोम, तमाम जितने भी चीजें होती है सब कुछ रहता है। तो यूकैरियोटिक उसे बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में इन सारी चीजों की अनुपस्थिति रहती है, मतलब बहुत से ऐसी चीजें जैसे क्या हो गया, झिल्ली बंद अंग हो गया, ये सारी चीजें उसमें अनुपस्थित होते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं जीव जंतु मतलब पौधों में पाई जाती हैं और जंतुओं में पाई जाती हैं। और क्या होता है ऐसे याद रखो, यू मतलब यू मतलब बोलते हैं ना आप,
आपके अंदर कौन से टाइप का सेल पाएगा, तो यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो अगर कभी भूले कि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में पाया जाता था कि प्रोकैरियोटिक पाया जाता था, तो यू से याद करना, यू मतलब सामने कोई रहेगा, टीचर भी रहेगा तो कहते ना यू, मतलब आपके अंदर तो यूकैरियोटिक है। इट मीन्स जंतु और पौधों के अंदर जो पाया जाता है वो यूकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इन सारी चीजों में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सारी चीजों की कमी होती है, ऐसे याद रखना। यूकैरियोटिक में सारी चीजें अच्छे से डेवलप होती हैं। तो दो तरह के हमने सेल पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब भूलोगे नहीं ना यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा अब हम बात चलते हैं इसके मुख्य वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका की देखिए दिखा रखा है। देखिए प्रोकैरियोटिक में आपको कोशिकाएं भी दिखेंगी, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली भी अच्छे से डेवलप होगा, किनारे पे राइबोसोम्स भी होंगे, कोशिका भित्ति भी होगी। तो यानी कि सब कुछ सुदृढ़ तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब बात समझ में आ गई ना। तो यूकैरियोटिक भूलना मत बच्चे, डायरेक्ट कई बार ना डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक होता क्या है, समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना से पहले हम ये समझ लेते हैं कोशिकाएं होती कितने प्रकार की हैं। मुख्यतः जो कोशिका होती है, हमें दो कोशिकाओं का एनालिसिस करना है। एक जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल के बारे में, दूसरा हमें पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको कोशिका की संरचना में देखना है कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, ठीक है ना। वैसे तो ये प्रोटीन से बनती है। देखिए जैसे क्या होता है, कोशिका आपके सामने इस तरीके से रहेगा। अब इसके अंदर ना कई सारी चीजें होंगी, अब मैं उन्हीं पे बात करने वाला। बाहर वाली चीज को बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलेंगे। फिर क्या होगा, उसके अंदर क्या काम होता है, वो सारी चीजें होती है। मैं एक बार कोशिका के संरचना की फोटो आपको दिखाता हूँ, तब एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा समझ पाओगे। शायद फोटो ज्यादा नीचे लग गया क्या, ये रहा। पहले फोटो देख लीजिए, तब आपको अभी लेके चलता हूँ वापस वहाँ पे, तो ज़्यादा समझ पाओगे। देखिए ये आपके सामने देखिए एक है जंतु कोशिका, नीचे आ जाओ। हाँ ये देखिए जंतु कोशिका है एक, ठीक है ना, यानी कि एनिमल सेल्स का एक फोटोग्राफ्स है। इसमें देखिए कोशिका का मतलब नहीं कि आपने सबसे छोटा पार्ट ले लिया तो उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर तमाम चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या है। एक तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो कोशिका के एकदम बीचों बीच जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, वो नाभिक बोलते हैं, यानी कि केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बीच में यहाँ पे जो जेलीनुमा एक द्रव पाया जाता है जो इन सब चीजों को सेफ्टी देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है ना। खुरदरी अर्ध जालिका पाई जाती है इस तरीके से। और देखिए क्या है, इसी के अंदर सेल के अंदर ही इसको पूरी सेल को ऊर्जा देने का काम करने वाला पाया जाता है क्या, माइट्रोकांड्रिया पाया जाता है। ये देखिए ये रहा माइट्रोकांड्रिया, कई सारी, ये देखिए ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, माइट्रोकांड्रिया बोलते हैं, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसी से ऊर्जा मिलती है। इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार फोटोग्राफ से समझो, ठीक है। माइट्रोकांड्रिया मिलता है इसके अंदर। इसी के अंदर राइबोसोम्स मिलता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है कि कई कई जगह तो आपको, हाँ आई एम राइट, हाँ राइबोसोम को ही ना वो बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए राइबोसोम से यहाँ पे पाया जाता है, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। आपके इसमें क्या पता है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब लाइसोसोम का क्या काम होता है, लाइसोसोम इस तरीके से गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती है लाइसोसोम की। ये क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोशिका के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट इसका, माइट्रोकांडिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, कोई भी अगर खराब हो जाता है ना, तब इसमें सड़न ना पैदा हो तो उसको खा के खत्म करने का काम करता है लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ये समझ गए। यहाँ पे देखिए तारक केंद्र भी पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है किनारों पे। प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है, एक तरह से छननी का काम करती है, जो अच्छी चीजें हैं उनको अंदर जाने देती है और खराब चीज को बाहर निकाल देती है, ये पाया जाता है। गाल्जी उपकरण पाया जाता है। गाल्जी बॉडी क्या करता है, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ये एक तरह से परिवहन का काम करता है। परिवहन इन द सेंस, जैसे यहाँ पे कोई चीज न्यूट्रिशंस बना और इसकी जरूरत यहाँ पे है तो इसको यहाँ से बना करके वापस ले जाने का काम करता है कौन, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका भी पाई जाती है, ये भी सेफ्टी का काम करती है। केंद्रीय झिल्ली भी पाई जाती है जो केंद्रक के चारों तरफ इसको सपोर्ट देती हैं। तो मैंने सारी बता दिया इसमें तो, ठीक है। तो ये देखिए जंतु कोशिका में इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं, हमें कोशिका यानी कि सेल की संरचना में यही पढ़ना होता है, समझ गए। तो अब मैं एक एक करके आपको लिखित रूप में अच्छे से पढ़ा दूं। इसमें जो जो पार्ट आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछेगा कि लाइसोसोम का क्या काम है,
तो आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें सेलेक्ट कर लेना कि ये क्या काम करता है। सेल्स में जो अपशिष्ट होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम करता है, तो ऊर्जा देने का काम करता है। तो अब आ जाइए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। चलिए, और अगर देखिए चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, तो 2 शब्द कमेंट में लिख दिया करिए कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है थोड़ा बना रहे, मैं आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करा दूँ। जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को ना 9 to 10th की लेकर के एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल लेवल की जो मैथ है बिल्कुल फाउंडेशन की तरह अच्छे से पढ़ा दूंगा। एक बार तो मैं सब कुछ फ्री में अच्छे से करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो कोशिका संरचना आप समझ गए क्या क्या चीज़ों से बना है, तो एक एक चीज़ समझ लें। अब देखिए, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। सेमी परमेम्ब्रेन झिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अर्धपारगम्य से का मतलब होता है कि आधा चीज़ों को अंदर जाने दे, आधी चीज़ों को ना जाने दे, ये समझ लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया। सेमी परमेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको, केवल प्लाज्मा परमेम्ब्रेन बोला है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। किस तरीके से इसके अंदर नियंत्रण होता है, तो कई सारे तरीके से होता है। परासरण विधि द्वारा अंदर चले जाते हैं, विसरण यानी कि डिफ्यूजन से चले जाते हैं। विसरण क्या होता है, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, समझ लीजिए, केवल ये पूछा जाएगा किस तरीके से जाता है, तो ये नाम याद रखना, विसरण, परासरण और कई सारी विधियां हैं, ठीक है ना। तो विसरण में यानी कि डिफ्यूजन में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों को गमन करवा देता है। परासरण विधि में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का विसरण करा देता है ये, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आप समझ गए। अब बात आ जाती है कोशिका भित्ति की। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे नाम आपने अभी फोटो में हमें गिनवाए थे, अगर किसी को याद होगा, जो याद नहीं हो तो कहेगा सच में शायद बताई हो सर ने, पर ना उसमें मैंने आपको कोशिका भित्ति का नाम नहीं लिया, कहीं पे भी सेल वॉल का नाम नहीं आया। आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे नहीं आया, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप। एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ये पादप कोशिका का पार्ट है। किसका, पादप कोशिका का। तो एक पूछा जाता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो कह देना नहीं जी बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये पाया जाता है केवल और केवल पादप कोशिका में, ठीक है ना। देखिए कह रहा है पौधों में उपस्थित यह कठोर परत कोशिका की संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये केवल, पहली बात तो ये भी याद रखना, सेल वॉल पाई जाती है पौधों के अंदर, ठीक है ना। सेल वॉल हो गया, प्लास्टिड हो गया, कई सारी चीजें अभी आपको दिखाऊंगा कि जो केवल और केवल पौधों में पाई जाती है, तो उनको एक्सेप्शन को भी याद रखना जो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति बात समझ में आ गई। इसको मैंने जंतु कोशिका में नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है, पादपों में केवल पाया जाता है। क्या काम करता है, पौधों को कठोरता प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना, जो कि उन्हें सुरक्षा देता है, जैसे उनके चमड़े हो गए, छाल हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फिगर में दिखाया था मैंने न्यूक्लियस ना, आपको कि हाँ जी सर आपने न्यूक्लियस तो दिखाया था, यहीं पे देखिए एकदम बीचों बीच लिखा हुआ था। अब ये न्यूक्लियस क्या काम करता है इसको समझते हैं। यह अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए का भंडार है। याद रखना, आपसे पूछ लेता है कि कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक तो यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, ठीक है ना। और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित भी करता है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, तो भी क्या नाम बोलोगे, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की बात करोगे। याद रखोगे ना सारी बातें, वेरी गुड, ये हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है नाभिक, समझ गए, इतना ही काम है, इतने इतने जानते जाओ बस। अगला आपका आ जाता है कोशिका द्रव्य, जिसको कि साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं आ जाऊँ जरा, तो देखिए अब आ जाता है आपका क्या, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कोशिका द्रव्य जैसे नहीं होता जेल लगाया जाता है बालों में, नहीं, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी तरीके से जेल जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिकीय अंगक स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिकीय अंगक ये छोटे छोटे जो पार्ट है कई सारे ना, वो इसी जेल के अंदर है। मैंने दिखाया ना, ये जो हरा कलर का दिख रहा है फोटो में, देखिए ये हरे कलर का, ये कोशिका जल है, ठीक है ना, जेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसको कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए इतनी बात समझ आ गई आप लोग, बस इस संरचना में जो जो चीजें आ रही हैं उन्हीं को पढ़ना होता है। कोशिकीय अंगक क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा आप पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला दुख जाता है बोलते बोलते। अब मैं सोच रहा हूँ लाइव पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के जवाब भी देने में थोड़ा सही लगेगा ना, क्योंकि अदरवाइज अकेले ही बोलता रहता हूँ बैठा बैठा। कोई पड़ोस में सुनता होगा तो कहता होगा अकेले चिल्लाता क्या है रूम में ये, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, टाइम खराब नहीं करेंगे।
देखिए कोशिकी अंगक क्या होते हैं। कोशिकी अंगक मैंने बताया ना, कोशिका के अंदर जितने भी छोटे चीज़ें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका वो हो गया ईआर हो गया, गाल्जिकाय हो गया, इन सब के कार्य को जान लेते हैं, इन्हीं को कोशिकी अंगक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सेल के अंदर हमने देखा था एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पूरी सेल को ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना। पूरी सेल को क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी बोलते हैं। इसी के लिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसके बारे में बस इतना याद रखना, ठीक है ना। वैसे इसकी खोज किसने करी थी, क्या एक्सपेरिमेंट था, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्लास 10th तक की एनसीईआरटी की अगर बात करूं तो इतना एनफ है, ठीक है ना। चलिए, और अगर आप लोग बने रहेंगे, आप लोग थोड़ा मेरा समर्थन करते रहेंगे, तो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड तक के पूरा साइंस करवा दूंगा। सारा चैप्टर नहीं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं उनको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपका आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, जिसको कि ईआर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करता है भाई सेल के अंदर, तो ये प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन और लिपिड्स के संश्लेषण का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, जिसको कि ईआर नाम से भी जाना जाता है। ईआर लिखता है, ये हिंदी टाइप हो गई है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गया। चलो, अब आ जाता है गॉल्जी बॉडी, ठीक है ना। गॉल्जी कहीं कहीं अपराटस भी लिखा होता है, कहीं गॉल्जी बॉडी भी लिखा होता है, गॉल्जी निकाय भी लिखा होता है। तो गॉल्जी वर्ड आते ही सेल के बारे में ये समझ लेना कि ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन का संशोधन करता है और पैकेज करता है, पैक करेगा और ले जाकर के इसको परिवहन कहा जाता है। ये एक तरह से गॉल्जी जो होता है, गॉल्जी उपकरण जो होता है, एक तरह से बस का काम करता है, परिवहन संसाधन है, ऐसे याद रखना। कई एग्जामों में तो डायरेक्ट ये कुछ लिख करके दे देता है कि कौन है जो यात्री की ले जाने का काम करता है या परिवहन का काम करता है, तो याद रखना गॉल्जी निकाय या गॉल्जी बॉडी बोलते हैं उसको, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, उसके बाद हमारा आ जाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम भी बोलते हैं इसको। लाइसोसोम क्या काम करता है, मैंने बताया ना, ये पदार्थ मतलब आपकी सेल के अंदर कोई भी खराबी आती है, कोई भी आर्गन्स अगर डेड हो जाता है तो ये उसको खा करके खत्म कर देता है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता है पूरी सेल को डिफ्यूज कर देता है, ठीक है ना। अगर मान लो पूरी सेल में कोई गड़बड़ी आ गई है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब गड़बड़ हो गया, तो वो बम की तरह फूट जाता है और पूरे सबको नष्ट कर देता है, ताकि शरीर के अंदर कोई खराबी ना आए, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करता है और इसे आत्मघाती थैली भी के रूप में भी जाना जाता है और सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना, जो ब्लड होता है, आरबीसीज हमारी होती है ना, उसके अंदर ये वाली चीज नहीं पाई जाती, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो ये इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स मर जाते हैं उनका निवारण कैसे होता है, तो इसके अंदर एक प्लीहा पाया जाता है, क्या, प्लीहा, ठीक है ना, जिसको कि आरबीसीज का, रेड ब्लड कार्पल्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, ये मैं सेल चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ऊतक वगैरह वहां पे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये प्लीहा होता है, ये एक्सेप्शन है, उसमें जा करके है, किसमें, ब्लड वाले चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे था, जैसे इसको आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, उसी तरीके से इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसीज, ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए, अब देखिए इसमें प्लास्टिड आ गया। अब मैंने प्लास्टिड नाम नहीं लिया था। अच्छा, ये देखिए पादप कोशिका है, इसको पहले फोटो से समझा दूं तो छोटी बहुत चीजें और समझ आ जाएंगी आपको। ये देखिए, ये जो फोटोग्राफ्स है ये पादप यानी कि प्लांट सेल की है। अभी इसमें क्या क्या काम करता है, देखिए, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि भोजन बनाने में मदद करता है पौधों को, तो ये इसी की सेल में पाया जाता है। ये तो जंतु में नहीं पाया जाएगा, हमारी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। दिमाग से थोड़ा खेला करो, क्लोरोप्लास्ट होता तो हम अपना भोजन खुद बना लेते। तो आप कहोगे कि सर मैं तो अपना खुद भोजन बनाती हूँ, वो भोजन बनाने से मतलब नहीं होता है। नेचर से सारी चीज़ें लेकर के भोजन बनाना, आप तो पके पकाए या फिर खेत में आलू प्याज सब होता है उसको बनाते हो ना, वो स्वयं भोजन बनाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना। आपका राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, जो वहां पे काम करता है वही काम यहाँ पे भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, जंतु सेल में भी पाया जाता है, पादप सेल में भी पाया जाता है, दोनों जगह सेम काम इनका है, ऊर्जा देने का। कोशिका भित्ति, मैंने उसमें कोशिका भित्ति का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ कोशिका भित्ति है जो क्या करती है, इसकी सेल को मजबूती देती है, चारों तरफ देखो लगी हुई है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। बाह्य कोशिकांग, ये तो छोटी चीज है, इसमें नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी था, इसमें भी है, ठीक है ना।
केंद्रीय झिल्ली उसमें भी था, इसमें भी है। गॉल्जी उपकरण उसमें भी था, इसमें भी है। तो जहां दोनों कॉमन है उसको समझते चलो। उसके बाद केंद्रक दोनों में था। और क्या है, हरित लवक तो मैंने बता ही दिया, इसमें भी है, ठीक है ना। और क्या है, खुरदरी, ये जैलिका नमक, ये सारी चीजें तो हैं। लाइसोसोम देखिए उसमें भी आत्महत्या की छैली, और इसमें भी दोनों में है। और क्या है, अर्धद्रव्य जालिका भी है, ठीक है ना। अच्छा, कोशिका द्रव्य, ये सारी चीजें हैं। तो जितनी चीजें कॉमन थी वो बता दिया। तो कौन कौन सी ऐसी नाम मैंने लिया जो कि जंतु वाले में नहीं पढ़ा था। तो एक याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी जो है केवल पौधों में पाया जाता है। एक आपको याद रखना है, क्या नाम था उसका, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये तीन जो देखोगे तो केवल और केवल पौधों में पाया जाता है, जंतु वाले में नहीं पाया जाता है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चले आगे बढ़े। देखिए प्लास्टिड आ गया। प्लास्टिड क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। पौधों में रंग और भोजन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, हरे रंग कैसे पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती है, प्लास्टिड्स की वजह के, ठीक है ना। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, भोजन संश्लेषण, कलर संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपसे पूछेगा क्या जंतु कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, तो आप कह देना ना जी, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर प्लास्टिड पाया जाता तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती, पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती, खाना हम पौधों की तरह खुद बना लेते, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल है। इसी को हम लोग वो भी बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे है, ठीक है। राइबोसोम कैसे जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, या प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है ना। राइबोसोम मैंने दोनों में पढ़ाया, जंतु कोशिका में भी पढ़ाया और पादप कोशिका में भी पढ़ाया, याद रखोगे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काफी हद तक हमने अपने दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आपको याद क्या क्या रखना है वो समझ लीजिए। बस ये पता कर लो सेल कितने टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। किसमें यूकैरियोटिक होता है, ह्यूमन में, अपने में और जंतुओं में, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक किसमें होता है, मकड़ी, वो सॉरी कीट पतंगे जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होती है, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद आपके पौधे वाले में और जंतु वाले सेल में क्या क्या चीजें भिन्न पाई जाती है, उनके क्या कारनामे हैं वो याद रख लो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, सेल पाया जाता है, जैलिका पाई जाती है। एक बार ये थ्योरी पूरी पढ़ डालना, वो भी याद हो जाएगा। इतनी चीजें अगर याद है तो सेल चैप्टर से इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के बारे में, ठीक है ना। कह रहे हैं गुणसूत्र वे संरचनाएं हैं जो नाभिक के अंदर पाई जाती हैं और अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए को संग्रहित करती हैं। तो मैंने अभी जब नाभिक पढ़ाया आपको, न्यूक्लियस बताया, तो बोला था न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, सॉरी डीएनए पाया जाता है ना। डीएनए किसके अंदर होते हैं, गुणसूत्रों के अंदर होते हैं। अब देखिए पढ़ाने को तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, गुणसूत्र भी जो होते हैं ना, डुअल हेक्सल होते हैं, सिंगल हेक्सल होते हैं, कई सारी बातें इसमें बताने को होती हैं। लेकिन इतना टाइम तो है नहीं कि 12th का वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं घुसोड़ूंगा, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। तो डबल हेक्सल कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हैं, तो उसको छोड़िए, बस ये याद रखना गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है और इसी के अंदर छोटी सी इकाई पाई जाती है जिसको जीन्स बोलते हैं ना कि पेरेंट्स की क्रियाकलाप या पेरेंट्स के गुणधर्म बच्चे के अंदर आ जाता है, तो जीन्स से चल करके आता है। वो कहाँ पाया जाता है, वो सारी चीजें हम आगे से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं गुणसूत्रों की संरचना कैसे ये बने हैं। तो देखिए क्या है, यह डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। गुणसूत्र बने किसके होते हैं, डीएनए और प्रोटीन, मतलब बने तो प्रोटीन से होते हैं, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए क्या है, गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं नामक छोटी इकाइयां होती हैं जो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं। कि पापा को खूब सारी बियर्ड आ रही है तो बच्चे को भी आती हैं, बाल अच्छे हैं तो पापा के अच्छे हैं तो बच्चे का भी आता है, और मोटाई, बहुत सारे गुणधर्म जो देखने को मिल जाते हैं पेरेंट के, वो जीन्स लेकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखिए क्या है, मनुष्यों में 23 यानी कि 23 जोड़े यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन ये इसमें दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। उस 46 में क्या होते हैं, एक तो होता है ऑटोसोम्स यानी कि स्वतः गुणसूत्र होता है, और एक लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है।
लिंग निर्धारण गुणसूत्र क्या होता है? देखिए मेल में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स वाई ये मेल में पाया जाता है, ठीक है ना। फीमेल में जो पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ये फीमेल में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्वतः मतलब इसके इधर जितने भी गुणसूत्र होंगे 23 में पूरे पेयर में, वो तो हो गए स्वतः गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण कि बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये लास्ट के जो दो गुणसूत्र होते हैं ये डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर एक्स और वाई बन गया है तो ये जो संरचना होती है बेबी बॉय को दिखाता है, अगर एक्स एक्स बन जाता है तो ये संरचना किसको दिखाती है, बेबी गर्ल को, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी को बेटा पैदा होगा कि ये बेटी पैदा होगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मेल के गुणसूत्रों पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर ही गुणसूत्र वाई पाया जाता है, लेकिन समाज किसको जिम्मेदार ठहराता है, लड़कियों को जिम्मेदार, यानी कि फीमेल्स को जिम्मेदार ठहराता है कि इसको बेटा नहीं हुआ, इसको केवल बेटियां हो रही है। भाई उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उनके लिए तो सारे गुणसूत्र एक जैसे हैं, एक्स एक्स फैक्टर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करने का काम तो जो मेल गुणसूत्र होते हैं उनका होता है ना, वाई गुणसूत्र ही तय करता है। अगर वाई एक्स से फर्टिलाइज हुआ तो बॉय बनेगा, वाई आप मान लो एक्स एक्स से ही कर गया तो गर्ल बनेगी। तो इसमें तो फीमेल्स का कोई रोल ही उस तरह से नहीं आता, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा वैसे आउट ऑफ टॉपिक हमने बात की, फिलहाल ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब गुणसूत्रों की थोड़ी कार्यप्रणाली जान लेते हैं, ये क्या काम करते हैं, कैसे मदद करते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखिए ये आनुवांशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोशिका विभाजन के दौरान ये डीएनए को सही ढंग से बांटने में सहायता करते हैं। मतलब कोशिका का विभाजन भी होता है, मैंने बताया ना, कोशिका विभाजन से क्षतिपूर्ति की जाती है, ठीक है ना। कोई बॉडी पार्ट अगर डैमेज हुआ तो कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, तो उनके अंदर भी डीएनए कहाँ पहुंचाया जाएगा, ये गुणसूत्रों के माध्यम से जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या क्या मदद करते हैं ये शरीर के विकास और विभिन्न विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब ये आपका क्लास 9th स्टैंडर्ड यानी कि अभी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी के, उसके हिसाब से पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट करा दी है। अब आप पूरी किताब पढ़ डालना, उसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको ना आता होगा। बस एक बार रिवीजन कर लेना, खुद से नहीं पढ़ पाते हो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। सारी चीज़ें जीवन भर याद रहेंगी, ठीक है। तो अब हम इस पे मजबूती बनाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं, जो एमसीक्यूज है 10-12 वो भी देख डालते हैं ताकि अच्छे से पकड़ बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए इतना अच्छे से कंटेंट को लेके आना और पूरा अच्छे से आप लोगों को विजुअल फॉर्म में टाइप करना, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करना, इसमें काफ़ी मेहनत जाता है। तो यहाँ तक जो वीडियो में बने हैं उनसे ही रिक्वेस्ट ये रहती है कि आप लोग थोड़ी हेल्प किया करो, ठीक है ना। जहाँ तक आपकी रीच हो 2-4 दोस्तों यारों तक शेयर कर दिया करो वीडियो को, कमेंट और लाइक कर दिया करो। कमेंट करते रहोगे तो आप लोगों का नाम भी मुझे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा 2-4 काम आप भी कर लिया करो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला ही क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी 1665 ईस्वी में। किसने करी थी? ये करा था, ये कितना लिख दिया मैंने, हाँ 1665 में करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती थी। प्लास्टिड पौधों में पाई जाती थी, जंतु में नहीं पाई जाती थी। ऐसे ही कौन कौन से और क्या था, लाइसोसोम पाया जाता था पौधों में, जबकि लाइसोसोम उसमें नहीं पाया जाता था, ठीक है ना। ये कई सारी सेलुलोज से बना होता है लाइसोसोम। अच्छा तो ऑप्शन चेक करते हैं, सॉरी कहाँ दिमाग से लगा। ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। हाँ पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। आपको मैंने पूरा पादप कोशिका का स्ट्रक्चर दिखाया था, जंतु का भी दिखाया था, तो शायद मैंने पहले बोल दिया था क्या, तो गलत बात है। ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ये भी आंसर सही है, ये भी अंतर को डिफरेंशिएट कर रहा है। कह रहा है जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता है, ये भी सही बात है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होता, प्लास्टिड होता है केवल पादप कोशिका में, तो ये भी बात सही है। तो तीनों ही सही है। अच्छा तो ये वाला ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हम नहीं यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, जरा खुद से पकड़िए क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन अपने मन में पहले आंसर कर लिया करो। कह रहा है गुणसूत्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम गुणसूत्र का नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है।
आनुवांशिक जानकारी को ले जाना, हाँ ये गुणसूत्र का काम होता है। प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम का काम होता है, ये गलत है। जल के परिवहन तो ये जाइलम का काम होता है, ऊतक पढ़ाऊंगा अभी, अगला चैप्टर टिश्यूज चैप्टर है उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो भाई पावर हाउस का काम होता है ऊर्जा देना एटीपी के फॉर्म में, तो ये भी ऊर्जा देता है एटीपी फॉर्म में, इसलिए कहा जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में केवल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? आपका प्लास्टिड पाया जाता है, हाँ। लाइसोसोम नहीं, गाल्जी निकाय नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। तो ये प्लास्टिड जो है ये केवल पौधों में पाया जाता है, बाकी लाइसोसोम आपका जंतु में पाया जाता है, गाल्जी निकाय भी पाया जाता है जंतु में, माइटोकॉन्ड्रिया भी जंतु में पाया जाता है। इसने केवल वर्ड जोड़ दिया, तो केवल अगर हम बात करें तो केवल प्लास्टिड होता है जो पौधों में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति भी होती है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य दिखाती है? मतलब आपसे मैंने बताया था ना कि कई सारे मेथड होते हैं जानने का, डिफ्यूजन मेथड से जाता है, परासरण से जाता है, और कई तरीके की होती है ना। तो इसमें कह रहा है अपचयन डिफ्यूजन से जाते हैं, हाँ जाते हैं, परासरण से जाते हैं, सक्रिय परिवहन से ये भी जाते हैं। तो जब 3 ऑप्शन सही है तो हम ऑल ऑफ द एबव लगाएंगे आंसर, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 6 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है, कोशिका भित्ति ये बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है ना। सेल्यूलोज केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और कोशिका भित्ति भी पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो उससे आप आंसर मैच करा सकते हैं। प्रोटीन से नहीं है, लिपिड से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 7th का हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 8वां कह रहा है आपसे कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स, जीन्स नहीं, ये कहा जाता है XY गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन सा अंगक कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि उसे समाप्त करने का काम करता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से जब भी जाना जाता है, उसका नाम होता है लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम याद रखोगे, ठीक है। चलिए ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कोशिका के अंदर किस संरचना को सेल का कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल सेल किसे कहा जाता है? ये आपका होगा होमवर्क, और ये मैंने बताया भी है कि किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग कहेंगे। ऑप्शन है आपके प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो 2 शब्द जरूर लिख के जाना, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरी मेहनत वसूल हो गई है कि कम से कम 10-20 बच्चे जो भी हैं वो कम से कम कमेंट तो करते हैं। सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, और कोई बात नहीं है, सारे को करना भी नहीं चाहिए, सब कुछ सारे बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। बाकी आप लोगों की कोई और भी नीड रहा करे, कभी भी आप लोगों को लगे कि सर से कोई हेल्प मुझे मिल जाए, लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है तो एक बार आप कमेंट करके देखिएगा, मे भी हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, ठीक है ना। तो अच्छा लगेगा मुझे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।